हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जेके इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। और बेसिकली ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही रेलिवेंट टॉपिक है, जो आपको पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जेके पीएससी एग्ज़ाम में देगा ही देगा। और मैंने पेपर को एनालाइज किया पिछले प्रीवियस ईयर, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो हम बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मौर्यन एम्पायर के बैकग्राउंड में मतलब थोड़ा सा, अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड पता होगा ना, आप इसका बेस बना लोगे। और जब इसका बेस बन गया ना, तो मौर्यन एम्पायर जो होगा, हम इसमें पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। और आपको कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, और पेपर में आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, गारंटी दे सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में। बेसिकली जो अलेक्जेंडर है ना, वो भारत में 327 से 325 बीसी के करीबन इन्वेड करता है। और अलेक्जेंडर बेसिकली अब क्वेश्चन आता है कि ये अलेक्जेंडर कौन था, कहाँ से आया था। मैं आपको बताऊं, ये अलेक्जेंडर जो है ये ग्रीक से आया था। ग्रीक का एक शहर है, इलाका है, जहाँ पे एक रीजन है, वहाँ पे रीजन था फिलिप ऑफ मैकेडोनिया, वहाँ से ये आया था। और जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था भारत में, उस वक्त बेसिकली 2 पावर्स के बीच में पावर टसल चल रहा था। और वो 2 पावर्स थी ग्रीक और पर्शिया। और ये पर्शियन एम्पायर कौन सा था बेसिकली, और ग्रीक एम्पायर कौन सा था। ग्रीक एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जो आप कह सकते हो पर्शियन एम्पायर है जो आज का ईरान जो है उसको कह सकते हैं, और ग्रीक एम्पायर जो है जो आज का ग्रीस हमें दिखता है मैप में, वहाँ से आगे ऊपर वाले जो इलाके हैं वो ग्रीक एम्पायर वहाँ से था। और बेसिकली इनमें पावर टसल चल रही थी, मैंने आपको बताया। और अलेक्जेंडर जो है, ये उसकी पिक देख लीजिए पहले, आपको मैंने गूगल से डाउनलोड किया आपके लिए, आप देख सकते हो। ये इस तरह से अलेक्जेंडर घोड़ों पे आते थे, इस तरह से आता था वो। और ये अपनी फोर्सेस के साथ किस तरह से आ रहा है आप देख सकते हो। आगे देखिए, ये ग्रीक है, ग्रीस है, और ये मैकेडोनिया रीजन है। और ये देखिए पर्शियन एम्पायर, ये आगे बहुत ही दूर तक पर्शियन एम्पायर फैला हुआ था। बेसिकली इसकी बॉर्डर आज की पाकिस्तान इंडिया के साथ मतलब कि जॉइन थी, इतना बड़ा एम्पायर था ये बेसिकली। और आप देख सकते हो इधर। और ये देखिए कैसे अपनी सेना के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ आता था आगे। आगे देखिए। और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो था ना, ये इसने इन्वेड किया ना जब भारत में, ये इन्वेजन के तहत नहीं आया था। इसका कोई ऐसा एम नहीं था कि मैं यहाँ पे इन्वेड करूँगा। बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड को मतलब एक्सप्लोर करना चाहता था, मतलब कि न्यू न्यू जियोग्राफिकल प्लेसेस में देखना चाहता था, जाता था। उसी तहत ये भारत में एंटर करता है। और कहा जाता है जो अलेक्जेंडर भारत में जब एंटर करता है ना, ये हिंदू कुश माउंटेन में, जो जहाँ पे है खाइबर पास, यहाँ से ये भारत में एंटर करता है, ठीक है। और आपको इसमें मेन रीजंस जानने हैं। हिंदू कुश माउंटेन्स देखिए, यहाँ पे खाइबर पास है, यहाँ से ये आता है। और बेसिकली ये खाइबर पास जो है ना, आज के पाकिस्तान और सॉरी अफ़गानिस्तान और इंडिया बॉर्डर वहाँ पे है जी। बेसिकली आप कह सकते हो, आपको इसको याद रखना होगा। आपको ये तक्षशिला कहाँ है, यहाँ पे रीज़न देखिए, ये पता होना चाहिए। आज के ये पाकिस्तान में है अभी, जहाँ पे बेसिकली हमारी जो प्रीवियस ईयर जो एंशंट टाइम में जो टीचिंग्स होती थी, यहाँ पे ही होती है। हमने ये पहले भी पढ़ा है, मतलब कि हम अपने हिस्ट्री की बुक्स में ये पढ़ते हैं। और कहा जाता है कि जब ये भारत में एंटर करता है, बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स जो टेरिटरीज थी उनके खिलाफ ये लड़ता है। और वो छोटी छोटी टेरिटरीज जो हैं वो इनसे लड़ती नहीं है। बेसिकली कहती है आइए सर, आइए आइए, और इन्हें जाने देती है, कोई भी इनसे लड़ाई नहीं करती। और वो लड़ाई क्यों नहीं करती, एक रीज़न ये है कि कहा जाता है कि वो इनका मानना था कि इन्होंने पर्शियन रूलर, इतना बड़ा किंगडम था, उसको हरा दिया,
तो हमें ये कहाँ छोड़ने वाले हैं? हम तो छोटे छोटे किंगडम्स, छोटे छोटे टेरिटरीज में बांटे हुए छोटे छोटे रीजन्स में हैं, तो हमें तो ये छोड़ेंगे ही नहीं। तो इन्होंने लड़ाई नहीं की। और यहाँ पे तक्षशिला, मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक किंग थे, यहाँ पे रूलर थे, अम्बी रूलर। और उन्होंने तो इन्हें कहा, सर आपको कोई भी जो खाने का पीने का कोई भी, अगर आपको कोई तकलीफ हो आप हमें बताइए, हम आपकी सेवा करेंगे। मतलब बिल्कुल लॉयल हो चुके थे इनके रिलेटेड, ठीक है। और जब ये आगे बढ़ता है, आप इस रिवर को, तक्षशिला के पास ही रिवर देख सकते हो, ये हाइडेप्सिस रिवर, इस रिवर को झेलम रिवर भी कहा जाता है। ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। और इसको पहले बितस्ता रिवर भी कहा जाता था। और यहाँ पे इसका सामना होता है पोरस के साथ, और ये पोरस के साथ लड़ाई करता है। और इस लड़ाई में अलेक्जेंडर जो होता है वो पोरस से जीत जाता है, ठीक है। वो देखिए, और ये बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बताया जो मेजर सिटीज़ जो है वो अलेक्जेंडर ने जो जीती है, ठीक है। और ये देखिए, ये है अलेक्जेंडर और ये पोरस नीचे बैठा हुआ, और ये हार जाता है जब पोरस इससे, ठीक है। ये इस तरह से ये अपनी फोर्सेस को आगे लेते हुए जा रहा था। आगे देखिए, ये पोरस जो था, इन्होंने अपनी हाथियों की फोर्सेस लेके, देखिए किस तरह से लड़ाई में कूदे। देखिए बैटल ऑफ हेडेप्सिस इन इंडिया, मतलब ये झेलम रिवर के ऊपर लड़ाई हुई थी, पोरस और किसके बीच में, अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें अलेक्जेंडर जीत गया था। और इस जीत के बाद अलेक्जेंडर को इतनी खुशी हुई कि कोई एक बंदा तो है जो मेरे खिलाफ लड़ने में हिम्मत तो रखता है। और पोरस की इतनी हिम्मत देखने के बाद, जितनी भी उसकी रीजन, जितना भी उसकी टेरिटरी थी जो अलेक्जेंडर ने जीती थी, वो उसने इसको वापिस दे दी। और ये आगे मूव करता गया फर्दर, ठीक है। और कहा जाता है कि बेसिकली ये इसमें लिखा है, मैंने आपको, आप इसमें पढ़ सकते हो अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है। कहा जाता है बेसिकली अलेक्जेंडर जो है ना, भारत में 19 महीने तक रहा, ठीक है। और इसने 12, और लास्ट टाइम जहाँ से ये मुड़ा ना, वो ब्यास रिवर के पास से मुड़ा, जिसको हम हाइपेसिस रिवर भी कहते हैं। और आपको मैं पिक्चर में बता देता हूँ, यहाँ पे पीछे पिक्चर लगाई थी जो मैंने, हाइपेसिस रिवर, हाँ ये देख सकते हो आप, ये वाली रिवर हाइपेसिस रिवर, और यहाँ पे ब्यास रिवर है, और यहाँ से ये मुड़ता है वापस। और इसके मुड़ने के बहुत सारे रीज़न हैं, कुछ थ्योरीज अलग अलग इसके मुड़ने की थ्योरी बताते हैं। एक थ्योरी तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की भी है, जब चाणक्य मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य को, मतलब कि वो सिखाते हैं, मतलब कि ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि फाइटिंग स्किल्स के बारे में, लाइफ स्किल्स के बारे में। तो उस वक्त इन्होंने, मतलब कि ऐसा र्यूमर सा फैला दिया लोगों में कि जो हिंदू देवी देवता हैं वो अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर आर्मी पे बहुत ही क्रोधित हो गए हैं, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और बेसिकली अलेक्जेंडर जो था ना, वो सुपरस्टिशियस टाइप का बंदा नहीं था, वो उसको मानता ही नहीं था ना, ऐसे ही है जी। पर उसकी सेना जो थी वो उसको विश्वास करने लगी। और बेसिकली जो सेज लगातार पिछले 6 ईयर से लगातार चलते जा रहे थे आगे, और इतनी बैटल्स लड़ने के बाद वो थक गए थे। अब चाहते थे कि हम जहाँ से आए हैं वापस हम वहाँ पे जाएं। तो अब आपको पता है, अगर इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा, मतलब कि पीपल कहें वापस चले, तो राजा को माननी पड़ती है। और वहाँ से ब्यास से जब मुड़ जाते हैं रिवर के पास से, और वहाँ पे वो 12 स्टोन के एल्टर्स बना देते हैं, जो अपने ओलंपियन गॉड्स को ये डेडिकेट करते हैं। और ये देखिए कितने डिस्ट्रक्शन हुई थी जब पोरस के साथ लड़ाई हुई थी, देखिए ये। और देखिए जब ये ब्यास रिवर को क्रॉस करते हैं अलेक्जेंडर, और यहाँ पे ये देखिए 12 स्टोन एल्टर, ऐसे स्टोन के एल्टर जो होते हैं उन्होंने बनाए ब्यास रिवर के पास, जो उन्होंने ओलंपियन गॉड्स, 12 जो ओलंपियन गॉड्स थे उन्हें डेडिकेट किए। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि कौन कितने ओलंपियन गॉड्स के नेम क्या थे। बेसिकली एक दो नाम मैं आपको बता देता हूँ, ज्यूस, हीरा, जिस तरह से अपोलो, आर्टेमियस, एथीना, एरियस, डायोनिस, हर्मिस, इस तरह के नाम थे। आगे आधे मुझे याद नहीं है, तो आपको मैं इतने से बता देता हूँ, ठीक है। और ये वहाँ से ये वापिस मुड़ गया ब्यास रिवर के पास से, और इस तरह से देखिए जब मुड़ा, जब इस तरह से जा रहा था। और जहाँ तक आपको अलेक्जेंडर की इन्वेजन भारत में, आई थिंक आपको समझ आई होगी। और अब हम शुरुआत करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। बेसिकली अब मौर्य एम्पायर हम शुरुआत करते हैं। इसमें जो मेन रोल होगा वो तो एक, आप इसको जान सकते हो,
पिक्चर से, ये कौन थे? चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये छोटे होके बालक ट्राइबल बॉय जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको चंद्रगुप्त मौर्य को जब राजा बना दिया, महाराज बना दिया। देखिए एक कितना मतलब कि कहाँ था पोजीशन उसकी, जंगल में रहने वाला, और कहाँ उसको राजा बना दिया। देखिए इसको कहते हैं दिमाग चाणक्य का। ठीक है, तो हम मौर्यन एम्पायर पढ़ने से पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि मौर्यन कौन थे, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, हमें कैसे पता चला मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो चलिए पहले मौर्यंस का हम ओरिजिन जान लेते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं, उनके अकॉर्डिंग मौर्यंस के बारे में उन्होंने अलग अलग बोला। तो उसको मैं 3-4 जो थ्योरीज हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पुराण्स के अकॉर्डिंग जो मौर्यंस थे ये शूद्रस थे, लो कास्ट से थे। जो मुद्रक्ष विशाखा दत्ता थे, उनके अनुसार जो मौर्यंस थे जो कुलहीना थे, ब्रिशल थे, कह सकते हो लो क्लेम के थे। और बहुत सारे क्लासिकल राइटर्स हैं जैसे जस्टिन, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि जो हम्बल ओरिजिन के थे। और जुना हमें बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, रॉक पे लिखा हुआ मिलता है कि जैसे जूनागढ़ की रॉक इंस्क्रिप्शन हुई है, उस पे मौर्यंस को बताया गया है कि ये वैश्य ओरिजिन के थे, लाइक बिजनेस क्लास से। और बहुत सारे बुद्धिस्ट वर्क हैं जो हमें बताते हैं कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो उसमें वो क्षत्रिय थे। मतलब कि हर बंदे की अलग अलग थिंकिंग है इनके अकॉर्डिंग, ये कैसे थे, किस तरह के थे। ठीक है, और बेसिकली आप कह सकते हो मौर्यन कैसे नाम पड़ा, मौर्य मीन्स मोर। और बेसिकली जो मौर्यन वहाँ से आए थे, यहाँ पे मोर बड़े ज़्यादा थे, वहाँ से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और हमें कैसे पता चला आज के युग में मौर्यन एम्पायर था? हमें 2 तरह के सोर्सेज मिले हिस्ट्री में। ठीक है, एक थे लिटरेचर के बेसिस पे सोर्सेज, एक थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो हिस्ट्री के लिटरेचर के बेसिस पे सोर्सेज थे वो डोमेस्टिक भी मिले, फॉरेन भी मिले। ठीक है, और डोमेस्टिक किस तरह से मिले? जैसे अर्थशास्त्र मिला, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक बुक है जो 15 वॉल्यूम में है। ठीक है, मुद्रक्षक की लिटरेचर में हमें मिलता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें मिलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, श्रीलंका के लिटरेचर में भी अभी मिलता है। बेसिकली वहाँ पे द्वीपवंश और महावंश लिखे गए हैं लिटरेचर में, वहाँ पे हमें मिलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में उल्लेख। ठीक है, फॉरेन जो लिटरेचर था, जैसे आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीस जो थे, ग्रीक एम्बेसडर जो थे भारत में आए थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्यंस की पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में लिखा। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे हमें मिले, स्टोन्स हो गए, स्कल्पचर्स मिल गए, केव्स मिल गए, स्टूपास, उसमें उन्होंने मौर्यंस के बारे में लिखा है। ठीक है, आपको बेसिकली ये छोटा सा पता होना चाहिए। और बेसिकली मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कह सकते हैं हम कि चंद्रगुप्त मौर्य। और बेसिकली कि इसके पीछे जो मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा था ना, वो चाणक्य था, आप देख सकते हो उसको। और इसके चाणक्य के रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक आपको अच्छी लगेगी और आप इसको रिलेट कर पाओगे स्टोरी के साथ। ठीक है, और चाणक्य कौन था पहले आपको देखिए। चाणक्य जो था ना, कहा जाता है कि चाणक्य जब छोटा था ना, इसके एक दांत था, उस पर एक स्नेक का सिंबल बना हुआ था। और एक दिन क्या हुआ कि एक एस्ट्रोलॉजर था, वो इनके घर पे आया और इनकी माताजी को कहने लगा कि आपका बेटा है, उसके दांत पे एक स्नेक का सिंबल बना हुआ है। और कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक दिन एक महान राजा बनेगा, अगर वो राजा नहीं तो वो किसी एक महान राजा के दरबार में एक मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो उसकी माता खुश होना चाहिए था उसे, वो खुश नहीं हुई और रोने लगी। और चाणक्य वहां से घर पे आए और उन्होंने देखा उनकी माता जी रो रही है। वो अपने माता जी के पास गए, माता जी आप क्यों रो रहे हो? और उनकी माता जी ने उन्हें पूरी बात बताई कि एस्ट्रोलॉजर घर पे आया था, आप बता रहा था कि आपके बेटे के दांत पर एक स्नेक का सिंबल है, ऐसे ऐसे उन्होंने कहानी बताई। और उन्होंने क्या किया कि एक पत्थर लिया और पत्थर से अपना दांत ही तोड़ दिया, और दांत तोड़ दिया। इससे हमें क्या पता चलता है कि चाणक्य को कभी भी पावर का ग्रीड नहीं था। और बेशक उसने अपना दांत तो तोड़ दिया, पर अपनी किस्मत तो कभी नहीं तोड़ सकता था वो। तो क्या हुआ? वही हुआ, चाणक्य एक दिन मिनिस्टर बन गया, किसके?
कोर्ट में, धनानंद के कोर्ट में। और धनानंद बेसिकली कौन था? धनानंद ये लास्ट रूलर था नंदा रूलर्स का। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो मौर्यन एम्पायर था, इसके पहले जो एक एम्पायर चल रहा था वो था मगध एम्पायर, और मगध एम्पायर में ही आगे चलते चलते लास्ट में नंदा एम्पायर था, और उसी का ये रूलर था, ठीक है। और एक थ्योरी में आपको बताना भूल गया था अलेक्जेंडर इन्वेजन में, कि कहा जाता है कि ब्यास रिवर से वो क्यों मुड़ा था। एक रीजन ये भी कहा जाता है कि उसके आगे मगध एम्पायर था, और मगध एम्पायर के साथ बहुत सारे हाथी थे, और उस वक्त एंशिएंट हिस्ट्री में हाथियों का विशेष रोल था। तो कहा जाता है कि उनके डर से भी वो वहां से वापस आया था, ये भी रीजन दिया जाता है। आप उसको रिलेट कर सकते हो। सॉरी फॉर द लेट कंसर्न, इसके बारे में आपको मैंने जो दिया, ठीक है। चलिए हम वहां पे आगे जो है वहां पे आते हैं। तो ये उनका लास्ट रूलर था, ठीक है। और ये उनके कोर्ट में एक मिनिस्टर था, ठीक है, चाणक्य। धनानंद के कोर्ट में ये मिनिस्टर था। और बेसिकली धनानंद एक बड़ा ग्रीडी, क्रूल टाइप का रूलर था, और लोगों पे बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगाता था, और जितने भी उससे पैसा इकट्ठा होता था अपनी लैविश लाइफस्टाइल को जीने में ही व्यतीत कर देता था। लोगों को तो पता था चाणक्य जो थे एक सुलझे हुए आदमी है, ठीक है। लोगों ने अपनी परेशानी को चाणक्य को बताया होगा, और कहा कि सर आप हमारी ये प्रॉब्लम है महाराज के पास लेके जाइए। तो चाणक्य जी गए, उन्होंने बताया सर कि महाराज जी कि लोग जो हैं आपसे दुखी हो गए हैं कि आप उन पे इतने हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं, कृपया आप ऐसा नहीं कीजिए। और धनानंद जो था बड़ा ग्रीडी टाइप का बंदा था, क्रूल था, बड़ा वायलेंट टाइप का था, और उसने कहा, चाणक्य को कहा कि आप एक पंडित हो तो आप एक पंडित का काम कीजिए, और आपको मुझे राजधर्म बताने की, मतलब कि आपको राजधर्म सिखलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा इसको। और वो बहुत ही बेइज्जती सी उनकी फील हुई, और वो चले गए घर पे। चले गए वो ऐसे दिन बीतते गए, और फिर से वो कोर्ट में है, और लोगों ने उन्हें फिर से पूछा सर आप हमारी प्रॉब्लम आगे लेके चलिए। और चाणक्य फिर से गए, उन्होंने बताया सर कि लोग तंग आए हैं, वही फिर से बात कही, और उसको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने किक जो थी सीधे उनके चेस्ट पे किक मारी, और चाणक्य जो थे वो नीचे गिर गए। और चाणक्य को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपनी इतनी बेइज्जती फील की ना, वहाँ पे एक प्रण ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस राज्य में फिर से कभी अपना चेहरा नहीं बताऊंगा, दिखलाऊंगा, जब तक मैं आपका जो रूल है वो ख़त्म नहीं कर देता, मतलब कि आपको इस गद्दी से निकाल नहीं देता, तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और वो वहाँ से क्या होता है, चल देते हैं। और वो पाटलिपुत्र, उस वक्त नंदा रूल था, ये पाटलिपुत्र आज के पटना जो है वहां पे था, ठीक है, पाटलिपुत्र की तरफ, ठीक है। और वो वहां से क्या होता है, चल देते हैं। और ये अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी है। और चलते कहाँ चल देते हैं, तक्षशिला की तरफ। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो चाणक्य थे ये एक टीचर भी थे तक्षशिला में, ठीक है। और वैसे ही वो तक्षशिला की तरफ जा रहे थे, उन्हें एक 14 साल के मतलब कि ट्राइबल बॉय और एक उसकी माताजी जो थी वो जंगल में मिलती है, वहाँ पे वो रहते थे, ठीक है, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी जो थे ये एक लोकल रूलर थे, लोकल लीडर थे मौर्यन क्लैन के। एक छोटा सा क्लैन था मौर्यन क्लैन, उनके वो लीडर थे। और बेसिकली इनकी बड़ी मतलब कि दुश्मनता थी किसके साथ, नंदा रूलर के साथ इनकी दुश्मनी थी। और इनके पिताजी जो थे वो नंदा रूलर के साथ दुश्मनी थी, और उनकी मौत हो गई थी इस उनके साथ बैटल करते हुए, उनके पिताजी की। और उनकी माताजी जो थी वो अपने भाई की सहायता से पहले ये पुष्पपुर, जिसको हम पाटलिपुत्र कहते हैं, वहाँ पे ये रहते थे। और वहाँ से ये भागते हुए छुप के भागते हुए ये यहाँ पे जंगलों में आ गए थे कहीं। और इन्हें अपने भाई की हेल्प मिली, मैंने आपको बता दिया, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के मामा जी की, ठीक है। जब इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी थ्योरीज मिलती हैं, इनके जन्म के बारे में, वो भी आपको मैं बता देता हूँ एक दो, ठीक है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब जन्म हुआ ना,
तो इन्हें कुछ दिन पशुपालक के साथ रखा गया और कहा जाता है कि उसके कुछ साल बाद इन्हें एक हंटर को भेज दिया गया, उनके पास उन्हें रखा गया। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, जब ये जंगल में चले गए, अब बताया, तो चाणक्य वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा उस बच्चे को, उसमें एक मतलब कि एक फायर देखी उन्होंने उस बंदे में। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उनकी माताजी से कि आप इसको मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसको इतनी ट्रेनिंग स्किल दूंगा और एक दिन ये पाटलिपुत्र का मैं इसको राजा बना के दूंगा। तो उनकी माताजी मान गई, उन्होंने भेज दिया कि एक शिक्षक मिल गया इन्हें मेरे बेटे को, तो ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी, अच्छी तरह से उन्हें बड़ा किया। जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि उस वक्त मैंने आपको कहा, एक रिलेट किया था, मैंने कहा अलेक्जेंडर भी उसी समय तक भारत में इन्वेड कर रहा था। ठीक है, आगे जा रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि चंद्रगुप्त, आपको ना अलेक्जेंडर की आर्मी में जाना चाहिए और लड़ाई की स्किल्स जो हैं, न्यू न्यू टैक्टिक्स और टेक्निक्स जो है वो सीखनी चाहिए। और ये मान गए और इन्होंने अलेक्जेंडर के साथ उनकी आर्मी ज्वाइन की और बहुत सारी स्किल्स सीखी। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अब इन्होंने, मैंने आपको एक थ्योरी और बताई थी कि इन्होंने अलेक्जेंडर को की फोर्सेस में क्या र्यूमर सा फैला दिया था कि हिंदू देवी देवता आपके क्रोधित हैं, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके बाद अलेक्जेंडर जो था ब्यास रिवर से वापस मुड़ गया था। और चाणक्य जी सोचने लगे कि अगर मैं इतना बड़ा राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट को अगर मैं वापस लौटा सकता हूँ, मतलब कि बिना लड़ाई के अगर मैंने वापस भेज दिया, मेरा इतना सा झूठ, इनको पूरी फोर्सेस का मतलब तोड़ के रख दी, तो अब तो मुझे अटैक कर देना चाहिए। और ये बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी मतलब की तैयारी के ये लड़ाई में चले जाते हैं, सीधे पाटलिपुत्र पे अटैक कर देते हैं। और बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहां से निकलते हैं। और जब ये जा रहे थे वापिस, तो इन्होंने क्या हुआ कि पास के गांव में उन्होंने देखा कि एक माता जो थी अपने बेटे को खाना खिलवा रही थी, खिला रही थी, एक खिचड़ी खिला रही थी और वो गर्म थी। और उस बच्चा, एक छोटा था बच्चा, उसने क्या किया, सीधे हाथ अपना बीच में रख दिया और उसका हाथ जल गया। ठीक है, बुरी तरह से उस बच्चे का हाथ जल गया। और उनकी माताजी ने कहा कि आप चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की तरह बेवकूफ हो। उन्होंने कहा कैसे बेवकूफ? वो हैरान हो गए, चाणक्य देख रहे थे। और उन्होंने कहा कि आपको हमेशा प्लेट के साइड से निवाला लेना चाहिए था, ताकि बीच से, तब तक उसकी हीट जो है वो कम हो सके खाने की। और चाणक्य वहां पे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि यही मेरी गलती थी। और उस बेसिकली उसने कोई मतलब कि टैक्टिक नहीं बनाए थे, उनकी प्रति प्लानिंग कोई नहीं थी। विदाउट प्लानिंग के बीच में कूदना, इट मीन्स अपने मौत को न्योता देने के बराबर ही था। तो उन्होंने इस बार क्या किया, अपनी फोर्सेस को इकट्ठा किया, क्योंकि वहां पे लोग जो थे वो भी तंग थे धनानंद से। और अब क्या हुआ, इन्होंने लोगों से भी हेल्प मांगी और एक अपनी सेना बनाई, 7 लाख की एक सेना बनाई। और इन्होंने हेल्प ली किसकी? पर्वतराज हिमालयन जो एक रूलर थे उनकी हेल्प ली, उनकी फोर्सेस की हेल्प ली और अटैक कर दिया धनानंद पर। इस बार अटैक में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, पहले उन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्थापित कर दिया पाटलिपुत्र की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में कैसे दिया गया है, यहाँ से मगध एम्पायर किस तरह से आगे फैला है, इस तरह से बताया गया है। ठीक है, ये देखिए, जे एम्पायर जो था मौर्यन एम्पायर के बारे में किस तरह से कितना फैला हुआ है। और बेसिकली बहुत सारे ग्रीक और लैटिन लिटरेचर है, इन्हें सैंड्रोकोटास और एंड्रोकोटास भी कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। और बेसिकली क्या हुआ कि आपको पता है, जब अलेक्जेंडर भारत से वापस जा रहा था, इनके बहुत सारे रूलर्स जो थे इनके प्रति लॉयल हो चुके थे। और वहां पे अलेक्जेंडर ने अपने गवर्नर्स जो थे वो भेजे थे, मतलब कि गवर्नर्स रूल करते थे उसके वहां पे। और उसी में से एक गवर्नर था
सेलेकस नेक्टर। और सेलेकस नेक्टर जो था वो नॉर्थन पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वहाँ पे अटैक कर देता है ना। और उस वक्त यहाँ पे आप एक पिक में देख सकते हो, जो नॉर्थन पार्ट है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के अंदर आता है। और मौर्यन एम्पायर इस वक्त किसके अंदर था? चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे रूल कर रहे थे। इट मीन्स इनका डायरेक्टली सामना होता है सेलेकस नेक्टर का किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये लड़ाई लड़ते हैं और इसमें सेलेकस नेक्टर हार जाता है। और सेलेकस नेक्टर के हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेलेकस नेक्टर के बीच में एक ट्रीटी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनसे 4 रीजन मांगते हैं। और 4 रीजन के नाम है काबुल, गांधार, हेरात और बलूचिस्तान। वो इन्हें मिल जाते हैं। और बेसिकली इनके 1-2 अलग नाम भी है, वो भी जान लीजिए। कंधार जो है उसे अर्चोसिया भी कहा जाता है, जो बलूचिस्तान है उसके गैड्रोसिया कहा जाता है। काबुल जो है पारोपानिशादे भी कहा जाता है। आप इसको याद रखिए इन नाम को, ठीक है। और इस ट्रीटी के बाद क्या होता है कि जो सेलेकस नेक्टर है उनकी बेटी थी, उनका नाम था हेलेना। और वो अपनी बेटी की शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। और इसी खुशी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सेलेकस नेक्टर को 500 एलिफेंट जो होते हैं वो दे देते हैं। और उस सेलेकस नेक्टर कहा जाता है कि वो उसी 500 एलिफेंट का वो यूज़ कर देते हैं, मतलब कि नॉर्थ मतलब वेस्टर्न साइड लड़ाई करते हुए दूसरे रूलर के खिलाफ। और बहुत सारी वो लड़ाइयाँ वहाँ पे जीते हैं सेलेकस नेक्टर के साथ उधर। और बेसिकली अब इनके पास नॉर्थन रीजन भी था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन भी था। और वहाँ पे जो न्यू रीजन जो आ गए, अब न्यू टेरिटरीज भी इनके पास आ गई थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी जो कैपिटल थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल थी, वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में थी। और वहाँ पे क्या नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थन पार्ट में ये क्या करते हैं, अपना एक गवर्नर को अपॉइंट कर देते हैं उस एरिया के लिए, जिसका नाम था पुष्यगुप्ता। और इन्हीं के टाइम क्या होता है कि एक पाटलिपुत्र और तक्षशिला के बीच में जो एक रोड बनाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको ट्रेड रूट कहा जाता है, ट्रेड रूट बना देते हैं एक। और इन्होंने, आपको पता है, इतना अगर ज़्यादा रीजन किसी ने जीता हो तो उन्होंने लड़ाइयाँ भी बहुत की होगी। तो ये अपनी एक फैक्ट्री बनाते हैं, जिसकी वेपन मेकिंग फैक्ट्री बना देते हैं। और जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने रेन के लास्ट टाइम पे क्या होता है कि पाटलिपुत्र में फेमाइन आ जाती है। और उस वक्त पाटलिपुत्र में 2 ग्रुप ऑफ जैन मॉन्क्स आए। एक था भद्रबाहु और एक था स्थूलभद्रा। और जो भद्रबाहु थे ना, जब फेमाइन आई जे मूव कर गए साउथर्न पार्ट में, मतलब कि कर्नाटका की तरफ मूव कर गए, श्रावण बेलागोला में। वहाँ पे भी एक रीजन है, एक हिल है। और उस हिल का नाम मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है चंद्रगिरी हिल। चंद्रगिरी हिल की तरफ मूव कर देते हैं। और कहा जाता है कि इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भी मूव कर देते हैं श्रावण बेलागोला में। और जो एक तो थे जो साउथ की तरफ मूव कर देते हैं, जो कर्नाटका की तरफ, और कुछ जो थे वहीं रहते हैं, स्थूलभद्रा वहीं रहते हैं। और जो साउथ की तरफ मूव कर देते हैं ना, वो दिगंबर्स उन्हें दिगंबर्स कहा गया। वो अलग आइडियोलॉजी ऑफ मॉन्क्स, मतलब जैनिज्म की अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे। और एक जो स्थूलभद्र वहीं रहे, वो श्वेतांबर बन गए, उन्होंने अलग फॉलो किया जैनिज्म को, अलग आइडियोलॉजी। और जो साउथ की तरफ मूव कर गए, और बेसिकली कहा जाता है कि जब 12 साल बाद वापस लौटते हैं पाटलिपुत्र में, और तब तक उनमें बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो जाते हैं। और वो जो दिगंबर्स हैं उन्हें कहा जाता है कि इन्हें मतलब कि इन्हें कपड़ों की, मतलब वस्त्र की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, जो नेचर है वो हमारा नेचुरल वस्त्र है, ऐसा कहा गया है दिगंबर में। और जो श्वेतांबर थे वो कहते थे कि हमें वाइट क्लोथ्स डालने हैं, जी हमें, मतलब इस तरह की डिफरेंसेस आने लगे। और कहा जाता है कि जो जब चंद्रगुप्त मौर्य साउथ की तरफ चले गए तो वहाँ पे पाटलिपुत्र को भी किसी ने संभालना था। इनका बेटा था, उनका नाम था बिंदुसारा। और इन्होंने जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी वो बिंदुसारा को दे दी। और चाणक्य को भी अपने बेटे के साथ ही रखा कि आपने मेरे मतलब कि एम्पायर को इतना बड़ा किया, आप मेरे बेटे के साथ भी रूल कीजिए। और इनके टाइम जो चाणक्य थे वो प्राइम मिनिस्टर की पद पे आ गए थे, ठीक है। और जब ये साउथ की तरफ चले गए, कहा जाता है कि वहाँ से ये कभी भी वापस नहीं आए। और वहाँ पे इन्होंने कमिट की, किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कमिट की सुलेखना, मतलब कि स्ट्राइव टू डेथ, मतलब कुछ भी स्टार्ड हो गए, मतलब कि कुछ भी नहीं खाया इन्होंने, नहीं खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, ये जैनिज्म में चलता है, ठीक है।
तो इन्होंने खाना भी छोड़ दिया और पीना भी छोड़ दिया और वहाँ से इन्होंने मतलब कि इनकी मृत्यु होगी, इस तरह से कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड मौर्य एम्पायर की छोटी सी कहानी थी जो आपको बताई। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक के बारे में। और ये है वीडियो का अंत। थैंक यू। एंड आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।